आपको ये कह रहा है, अगला पॉइंट नंबर 4 जिसमें हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। पहला ग्राफ है ln a ओवर वर्सेस t। जो दूसरा ग्राफ है वर्सेस t, एक बार रुकना, log a0 वर्सेस t। एक बार आपको इतने ग्राफ बनाने हैं, फिर आपकी बुक में जो भी ग्राफ होंगे वो आप बना लेना, ठीक है। जहाँ से भी जो भी ग्राफ आपसे पूछे वो बना लेना। तो देखो, आप वीडियो को पॉज करके बना लेना। तो मेरे ख्याल से आपने बना लिए होंगे। चलो मैच करते हैं। पहला ग्राफ देखो भाई, जैसे ही आया आपके दिमाग में आ गया कि सर k1t इज इक्वल टू ln a0 ओवर a0 माइनस x होता है। तो हमें ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में, इसको इधर ले आओ, ln a0 ओवर a0 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू k1t। ये कहाँ चाहिए आपको, y एक्सिस पे। सामने क्या चाहिए, t कहाँ चाहिए, x एक्सिस पे। ये क्या बचा भाई, m। इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू mx। और y इज इक्वल टू mx का जो ग्राफ होता है वो क्या बनता है बोलो, वेरी गुड, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा बननी चाहिए भाई, ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा। तो इधर y एक्सिस पे क्या लिया आपने, ln a0 ओवर a0 माइनस x, और इधर क्या ले लिया, t। तो फटाफट मुझे इसका ढाल बता दो आप, वेरी गुड, कितना आएगा, k1। बहुत बढ़िया। आगे चलो, ग्राफ नंबर 2। तो सर इसका भी हमें पता है, k1t इज इक्वल टू 2.303 log a0 ओवर a0 माइनस x। हमें y एक्सिस पे क्या चाहिए, log a0 ओवर a0 माइनस x। तो पहले उठा के इसको इधर लेके आओ, log a0 ओवर a0 माइनस x, ठीक है। अब देखो आगे, ये 2.303 एक्स्ट्रा था, बराबर के इसको इधर भेजा तो कहाँ चला जाएगा, ये भाग में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, k1 ओवर 2.303 और ये t। नहीं है आगे होगा आपके समझ में। देखो कैसे लिखा है मैंने इसको, ऐसे लिखा, इस पूरी टर्म को मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। दोबारा से देख लो, 2.303 log a0 ओवर a0 माइनस x इज इक्वल टू क्या लिख दिया, k1t। मुझे क्या चाहिए, ओनली log a0 ओवर a0 माइनस x। तो log a0 ओवर a0 माइनस x, अपने काम का यही है। बाकी जो भी काम का नहीं है उसको उठा के उधर भेज दो। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में बराबर हो जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। k1 ओवर 2.303 और ये आपका t। देखो भाई, ये कहाँ चाहिए था, y एक्सिस पे, ये कहाँ चाहिए था, x एक्सिस पे। क्या बच गया सर, m बच गया। बोलो समीकरण क्या आया, y बराबर mx। और y बराबर mx का ग्राफ जो पीछे बनाया है वही होगा ये वाला। इधर क्या लोगे, log a0 ओवर a0 माइनस x, और इधर क्या लोगे, t। फटाफट आप मुझे इसका ढाल बताओगे भाई, क्या बताओगे, ढाल बताओगे, बता दोगे, वेरी गुड। क्या लिखोगे,
K1/2.303। बहुत ही बढ़िया। ग्राफ बन गया दूसरा। ग्राफ नंबर 3, देखो लॉग वाली टर्म आ रही है तो अपने को इस इक्वेशन का सहारा लेना है। K1t इज इक्वल टू 2.303 log A0/A0 माइनस एक्स। देखो इंपॉर्टेंट है। अब मुझे इसको ऐसे लिखना है, log A0 और A0 माइनस एक्स। एक मिनट, वही इस पूरे को उठा के पहले लिख दो। 2.303 log A0/A0 माइनस एक्स इज इक्वल टू K1t। फिलहाल हमें ये चाहिए पूरा, तो इस 2.303 को उठा के नीचे लगाओ। क्या आएगा? K1/2.303 और ये आपका t। क्या करोगे? देखो भाई, log m/n क्या लिखोगे? log m माइनस का log n। ठीक है, तो एक बार इसको लिखो, log A0 माइनस का log A0 माइनस x। ठीक है, इज इक्वल टू K1/2.303t। अब हमें वाई एक्सिस पे क्या चाहिए? ओनली log A0 चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा है, इसको उधर भेज दो आप। ठीक है, क्या आएगा? log A0 इज इक्वल टू K1/2.303 इंटू टी, और ये प्लस का उधर चला जाएगा, log A0 माइनस एक्स। log A0 आपको कहाँ चाहिए था? वाई एक्सिस पे चाहिए था, मिल गया। टी कहाँ चाहिए था? एक्स एक्सिस पे चाहिए था, मिल गया। टी के पास में जो भी होता है वो क्या होता है? एम। ठीक है, और बाद में क्या लिखा हुआ है? देखो, y बराबर mx प्लस में c, तो ये क्या बन गया? प्लस का आपका c बन गया। तो इक्वेशन क्या आ गई? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या होता है? आपको अच्छे से पता है। ठीक है, इधर तो आपने लिखा y पे क्या लोगे? log A0, x पे क्या लोगे? t। तो देखो, ये ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर से स्ट्रेट लाइन, ये क्या बना दोगे आप? y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। अब इसका मतलब ढाल बताओ आप मुझे फटाफट। लो देख के बताओ, ढाल बताओ कितना आ रहा है, बताओ। वेरी गुड, कितना आ रहा है? K1/2.303, K1/2.303। इसके बाद में देखो क्या आ रहा है आगे? स्लोप देखो, सॉरी इंटरसेप्ट देखो, अंतःखंड प्लस सी क्या आ रहा है? log A0 माइनस एक्स। तो ये आपका क्या हो गया? अंतःखंड। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? log A0 माइनस एक्स। ठीक है, आप इसको उतारो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, उतार लो इसको। तो देखो, हमने ये 3 ग्राफ बना लिए थे, इसके बाद में हम चौथा ग्राफ और बनाते हैं एक और। ठीक है, ओके। लो अब आप बनाओगे चौथे ग्राफ को। देखो भाई, पहले आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ मैं। चौथा आपके लिए होमवर्क है log A0 माइनस एक्स वर्सेज टी। लो बनाओ, फटाफट बनाओ। जल्दी से बना दो। ओके, चलो देखते हैं इसको कैसे क्या बनता है। तो देखो भाई, हमने भी एक इक्वेशन पढ़ी थी, K1t इज इक्वल टू
2.303 log a नोट ओवर a नोट माइनस एक्स। इसको रीअरेंज करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.303 log a नोट ओवर a नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू K1। ठीक है भाई, 2.303 को उधर भेज दो, क्या बचेगा इधर log a नोट ओवर a नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 ओवर 2.303 और t। अब इसको खोल के लिखो, क्योंकि log m ओवर n क्या होता है log m माइनस log n, तो लिख दो log a नोट माइनस का log a नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 ओवर 2.303 t। अब देखो भाई, हमें क्या चाहिए, log a नोट माइनस एक्स चाहिए एक तो, और एक क्या चाहिए t। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज और कर लेता हूँ। आप क्या करो, उसको तो उठा के उधर ले जाओ, इस log a नोट माइनस एक्स को उठा के इधर ले जाओ, तो बराबर के उधर लेके जाओ, किसका हो जाएगा प्लस का, और जो K1t है उसको इधर ले आओ। देखो क्या होगा, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ log a नोट इज इक्वल टू K1t ओवर 2.303 प्लस का log a नोट माइनस एक्स। अब हमें तो ये a नोट माइनस एक्स वाई की तरफ चाहिए और ये किधर चाहिए x की तरफ चाहिए। तो देखो इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं log a नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस K1t ओवर 2.303 इज इक्वल टू log a नोट। इसको भेज दो उधर, तो log a नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू ये माइनस का K1 ओवर 2.303 log t प्लस का log a नोट। देखो भाई क्या किया, ये जो K1t और 2.303 है इसको बराबर के उधर भेज दिया, तो ये किसका हो जाएगा, देखो यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस K1 बटे 2.303 t, और ये log a नोट पहले से प्लस का था तो ये प्लस का लिख दिया। ये कहाँ चाहिए था आपको y एक्सिस पे, ये कहाँ चाहिए था x एक्सिस पे। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका m, तो क्या बना y बराबर mx, लेकिन प्लस में कुछ और है, तो ये क्या हो जाएगा c प्लस का c। इक्वेशन क्या आ गई y इज इक्वल टू माइनस का mx प्लस का c। क्यों, क्योंकि ये दिए रहा माइनस, ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या आ गई y इज इक्वल टू माइनस का mx प्लस का c। अब मुझे पता है आप इसको बना सकते हो, तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपने इधर ले रखा है log a नोट माइनस एक्स और इधर ले रखा है आपने t। ठीक है भाई, तो माइनस एम एक्स प्लस सी है, तो थोड़ा सा नीचे से लेके ये लो स्ट्रेट लाइन बना दो। अब इसका जो ढाल है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है माइनस का K1 ओवर 2.303, और ये जो अंतःखंड है जिसको आप इंटरसेप्ट कहते हो, इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है log a नोट। ठीक है, ओके, तो ये आपके ग्राफ जितने बन सकते थे, पॉसिबिलिटी थी, उतने मैंने बना दिए। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर अपन ने कम से कम शुरू से लेकर अब तक 6-7 ग्राफ बना लिए। क्या एक भी ग्राफ को याद करने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी ग्राफ को या फिर किसी भी पॉइंट को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे 4 पॉइंट हो गए थे, तो अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, समझ लेना दोबारा से, और मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, इस 2.300 को डायरेक्ट यहाँ भेज दो, इसको खोल के लिख दो log ए नोट माइनस का log ए नोट माइनस एक्स। अब इसको इधर ले आओ और इधर जो भी है उसको उठा के उधर ले जाओ, बस ट्रांसफ़र कर लो, अपने आप ही हो जाएगा, इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई। तो 4 जब अपने इसके लक्षण पढ़ रहे थे तो 4 चौथा पॉइंट जो था अपने ग्राफ का बनाया था। अब देखो भाई 5वां पॉइंट, इसमें 7 या 8 पॉइंट हैं। देखो भाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तीनों ही हैं, इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर ही होती है। जो अपना पॉइंट नंबर 5 है वो है अंतराल सूत्र ज्ञात करना। ठीक है भाई, अंतराल सूत्र ज्ञात करना। अब ये अंतराल सूत्र क्या होते हैं? इसका मतलब ये है कि यदि आपको अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी जाती है लेकिन फिर भी आप अभिकारक का वेग स्थिरांक ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, तो उसी क्या कहते हैं? अंतराल सूत्र। इसके द्वारा यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं हो तो भी वेग स्थिरांक ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है भाई, देखो समझो इसका मतलब क्या है। आपके पास समीकरण आई थी K1 इज इक्वल टू 2.303/T log ए नोट ओवर ए नोट माइनस का x। ठीक है, अब हमें पता ही नहीं है कि जो x है ये कितना विघटित हो रहा है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, t को इधर ले जाओ और k को इधर, K1 को इधर ले आओ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो t इज इक्वल टू 2.33 और K1 log ए नोट ओवर ए नोट माइनस का x। अब यहाँ पे अंतराल, अंतराल का मतलब होता है अंतर, तो दो आपको कंडीशन लेनी पड़ेगी, एक तो टाइम t1 पे लेना पड़ेगा और एक टाइम t2 पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी एक चीज़ लिख रहा हूँ, माना t1 समय पर अपघटित मात्रा या विघटित मात्रा x1 है तथा t2 समय पर अपघटित मात्रा डीकम्पोज, क्या कहोगे? डीकम्पोज मतलब आपने पढ़ा था ना एक रिएक्शन AP ए नोट 0, फिर ए नोट में से आप कह रहे थे x चला गया, x बन गया। ठीक है, तो t1 समय पे कितना डीकम्पोज हो रहा है? x1 डीकम्पोज हो रहा है, और t2 समय पे कितना डीकम्पोज हो रहा है? x2 डीकम्पोज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन अपने को माननी है ना। तो t2 समय पर अपघटित मात्रा क्या होगी? x2 हो तो देखो आगे तो क्या होगा, t1 इज इक्वल टू 2.303/K1 लोग, इसको तो एज इट इज रखना है ए नोट को, तो और ए नोट में से कितना अपघटित हुआ है t1 समय पे? x1 अपघटित हुआ है, इसको क्या दो समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार t2 इज इक्वल टू 2.303
बटे K1 log ए नोट ओवर ए नोट माइनस का x2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस का इक्वेशन 1, तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 2 माइनस का समीकरण 1। जब करते हो तो बाईं साइड वालों को बाईं हाथ की तरफ का उठाओ, दाईं साइड वालों को दाईं तरफ का उठाओ। तो आप लिखोगे T2 माइनस का T1 बराबर, पहले इसको लिख लेते हैं 2.303 बटे K1 log ए नोट ओवर ए नोट माइनस का x2 माइनस 2.303 बटे K1 log ए नोट ओवर ए नोट माइनस का x1। अब ध्यान से देखो तो इन दोनों समीकरण में 2.303 बटे K1 2.303 बटे K1 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, इधर से 2.303 बटे K1 के ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो यह हो जाएगा T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू 2.303 बटे K1 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, इधर तो बचा log ए नोट माइनस का ए नोट माइनस का x1 सॉरी x2, ये ए नोट समझना रहे, इसको 90 मत समझ लेना। ठीक है, माइनस इधर क्या बचा log ए नोट ओवर ए नोट माइनस का x1 आ गया हो। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ T2 माइनस जो T1 है उसको तो हम कह सकते हैं डेल्टा T। ठीक है भाई, कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, कुछ भी है तो। अब देखो ये आपको m के रूप में दिख रहा है क्या, और ये क्या दिख रहा है n के रूप में। तो log m माइनस का log n क्या होता है, log m बटे n। सेम चीज़ ln में भी यही होती है, log m माइनस का log n क्या लिखोगे, log m बाई n। तो इसलिए हमने क्या किया, T2 माइनस T1 लिख दिया डेल्टा T इज इक्वल टू 2.303 बटे K1 कॉमन था, अंदर log m पहले वाला क्या था, ए नोट ओवर ए नोट माइनस का x2 log m हो गया, बट्टे log n। अब n क्या है, ए नोट ओवर ए नोट माइनस का x1। तो देखो भाई, जब बट्टे में बटा जाता है तो नीचे वाला चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसको आप लिखोगे डेल्टा T इज इक्वल टू 2.303 ओवर K1 log ए नोट ओवर ए नोट माइनस का x2 इनटू, चलो उसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, डेल्टा T इज इक्वल टू 2.303 ओवर K1 log ए नोट ओवर ए नोट माइनस x2, ये तो रहेगा एज इट इज। अब नीचे वाला जब भाग में गुणा में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, इनटू ए नोट माइनस का x1 बटे ए नोट। तो ए नोट से ए नोट मरा। अब देखो ऊपर क्या आ गया, ए नोट माइनस x1, नीचे क्या गया, ए नोट माइनस x2। ठीक है भाई, तो लिख दो आप इसको, डेल्टा T बराबर 2.303 बटे K1 log ए नोट माइनस का x1 बटे ए नोट माइनस का x2। एक तो फॉर्म आ गया आपके पास ये।
ठीक है। ये आपको पता है ना a माइनस एक्स, ये t समय पर सांद्रता होती है। अब x1 आ रहा है तो ये क्या हो गई t1 समय पे सांद्रता, x2 क्या हो गया t2 समय पे सांद्रता। अब सांद्रता को थोड़ी देर पहले हमने c लिखा था, तो आप इसका दूसरा रूप भी लिख सकते हो। ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसका, एक बार इस डेफिनेशन को मिटा देता हूँ मैं, ठीक है भाई। चलो देखो इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। क्योंकि ए नॉट माइनस का x1 इज इक्वल टू क्या आएगा c1 एंड ए नॉट माइनस का x2 यहाँ से क्या आएगा c2। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा t इज इक्वल टू 2.303 ओवर k1 log c1 बटे c2। तो देखो भाई ये लो, ये आपका आ गया अंतराल का सूत्र। अगर आपको दो सांद्रता दी गई हो, ठीक है, C1 और C2, और आपको अंतराल भी दिया गया हो, टाइम अंतराल T2 माइनस T1 भी दिया गया हो, तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो, वहाँ से वेग स्थिरांक ज्ञात कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा, अगर आप प्रकार की सांद्रता नहीं दी, ज्ञात नहीं हो, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वेग स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, यहाँ C1 क्या है, यह है T1 समय पर सांद्रता, जिसको आप कह सकते हो ए नॉट माइनस x1, और C2 क्या है, T2 समय पर सांद्रता है। तो ये आपका क्या आ गया अंतराल सूत्र। कुछ नहीं किया, जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला था उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, टी की जगह T1 लिख दिया, और हमने कह दिया कि T1 समय में ये इतना डिकम्पोज होता है, x1 डिकम्पोज होता है, T2 समय में x2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दिया, यहाँ से 2.303 k1 बटे k1 कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा log ए नोट अपॉन ए नोट माइनस x2 और माइनस log ए नोट अपॉन ए नोट माइनस x1। अब हमें पता है, देखो मैंने लिखा है साफ साफ, T2 माइनस T1 को मैं क्या कह रहा हूँ, डेल्टा T कह रहा हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। आप कंटिन्यू T2 माइनस T1 भी इसको लिख सकते हो। अब आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है, log m माइनस का log n, ये पूरा है इसको m मान लो, और ये जो पूरा है इसको क्या मान लो, n मान लो। तो log m माइनस log n फॉर्मूला क्या होता है, log m बटे log n। हमने इसको ln की टर्म में भी लिख सकते हो आप, ln की टर्म में फॉर्मूला सेम ही रहता है, तो कन्फ्यूज मत होना कि सर आपने तो पीछे ln बताया था, नहीं, फॉर्मूला सेम ही होता है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करी तो डेल्टा t इज इक्वल टू 2.303 बटे k1। अब log m ये तो रखा ऊपर और n ये रख दिया नीचे। अब मैंने आपको खोल खोल के लिखा है, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये ए नोट नीचे रह जाएगा, ए नोट माइनस x1 क्या हो जाएगा ऊपर, ए नोट से ए नोट मरा, ऊपर हो गया ए नोट माइनस x1, नीचे आ गया ए नोट माइनस x2। तो एक तो ये फॉर्मूला हो सकता है। दूसरा मैंने कह दिया कि जो ए नोट माइनस x1 है इसी को C1 कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये T1 समय पे क्या है सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता, और ए नोट माइनस x2 क्या है T2 समय पर सांद्रता। तो अगर हमने इनका मान रख दिया, ए नोट माइनस x1 को C1 लिख दिया और ए नोट माइनस x2 क्या रख दिया, C2 रख दिया, तो आपके पास ये समीकरण बन के आ गई। यहाँ से आप किसका मान निकाल सकते हो, वेग इस तरह का मान निकाल सकते हो। अगर आपको समय अंतराल दिया हुआ हो और सांद्रता दी गई हो तो आप मान निकाल सकते हो। तो यह हो गया समय अंतराल का सूत्र, अंतराल सूत्र ज्ञात करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। देखो भाई कुछ नहीं है, जो पॉइंट नंबर 6 है, अब यहाँ में अपन 8 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। देखो 6वां पॉइंट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 7वां पॉइंट वही जो कल लास्ट पढ़ाया था कि क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100% पूरी होती है, अगर होती है तो सिद्ध करेंगे, नहीं होती है तो भी सिद्ध करके देखेंगे। और लास्ट पॉइंट होगा इसके एग्जाम्पल, कि प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, और फिर होगा न्यूमेरिकल पोर्शन। तो पॉइंट नंबर 6 क्या होगा,
पॉइंट नंबर 6 है, यह है अर्धायुकाल व औसत वेग, इसको आप कह सकते हो टाउ। टाउ TAU, अब इसको ताऊ मत पढ़ लेना, TAU ताऊ नहीं, टाउ, ठीक है। ये औसत वेग होता है में संबंध, ठीक है भाई। देखो फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू 1/K1, अच्छे से याद रख लेना। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो औसत वेग होता है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि ये K1 इधर चला जाएगा, टाउ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ से कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का औसत वेग, प्रथम कोटि अभिक्रिया का औसत वेग इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने परिभाषा एक भी याद नहीं की है, डायरेक्ट संबंध देखा, परिभाषा बना दी है। और इसको इम्पोर्टेंट भी लगा लेना भाई, पूछा जा सकता है कभी भी। ये रिलेशन है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला बन के आएगा, वहाँ से कंपटीशन एग्जाम में तो न्यूमेरिकल पूछ लेता है सीधा सीधा, कुछ भी नहीं, दोनों मान दिए होते हैं, आपको नॉर्मल वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आया, टाउ इज इक्वल टू 1/K1। हम कह देंगे यहाँ से, इसको इक्वेशन 1 कह देना। हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप, प्रथम कोटि के लिए T½ इज इक्वल टू क्या होता है, 0.693/K1 होता है। तो यहाँ से K1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 0.693/T1/2। इक्वेशन इसको 2 कह दो। मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 से K1 का मान उठा के कहाँ रख रहा हूँ, समीकरण 1 में। समीकरण 2 से K1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो, बोलो क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो K1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.693 अपॉन में क्या आएगा, T1/2। अभी T1/2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। टाउ इज इक्वल टू 1 में अपॉन 0.693 इंटू में T1/2। अब देखो भाई, जब 1 में आप 0.693 का से डिवाइड करोगे तो देखो पॉइंट उठाओगे तो ऊपर 3 जीरो लगेगा, मतलब 1000 हो जाएगा। अब 1000 में 693 का भाग लगाओगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट, टाउ इज इक्वल टू 1.44 इंटू T1/2, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या आ गया, रिलेशन आ गया, किस किस के बीच में, औसत वेग और अर्धायुकाल, ठीक है। क्या आया, टाउ इज इक्वल टू 1.44 इंटू T1/2। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का औसत वेग इतना है, तो बताओ उस अभिक्रिया की अर्धायुकाल कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना, औसत वेग दिया है, अर्धायुकाल निकालना है। औसत वेग को किससे डिवाइड कर दोगे, 1.44 से डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा, अर्धायुकाल आ जाएगा। या फिर ये कहेगा, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए
अर्धायुकावान इतना है। या फिर ये कहेगा कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 50% पूरी होती है, तो बताओ उस अभिक्रिया का औसत वेग बताओ। तो कुछ नहीं करना, 50% पूरी होने का मतलब क्या है, अर्धायुकाल। ठीक है, टाइम से अपने कोई मतलब नहीं है। अर्धायुकाल उसने दिया है 10 मिनट, 10 मिनट में कितनी हो रही है, 50% पूरी हो रही है, तो अर्धायुकाल उसने दिया है। और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सीधा सीधा 1.44 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो टाउ कितना आ जाएगा, 14.4 मिनट। ठीक है, ये उसका क्या जाएगा, औसत वेग आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। वो भी पॉइंट नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट है। सॉरी, औसत वेग नहीं है भाई, औसत आयुकाल है ये, औसत वेग नहीं है, औसत आयुकाल है। औसत वेग तो पीछे पढ़ लिया था, गलती से लिख दिया औसत वेग, सॉरी, औसत आयुकाल है ये। ठीक है भाई, ओके। पॉइंट नंबर 7, और ये पॉइंट नंबर 7 बना लो, या फिर इसको क्वेश्चन कर लो। क्या एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी 100% पूर्ण होती है? क्वेश्चन मार्क। बताओ, क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो 100% पूरी होती है? बताओ। वेरी गुड। आप में से मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है वो है हाँ सर। कोई भी अभिक्रिया होगी वो 100% पूरी होगी। तो जिसने भी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, क्यों? ध्यान रखना, केवल और केवल शून्य कोटि की अभिक्रिया 100% पूरी होती है। इसके अलावा किसी भी कोटि की अभिक्रिया 100% पूर्ण नहीं होती है। याद रखना, सीधी सीधी बात है। क्या याद रखोगे? केवल और केवल शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो 100% पूरी होती है, और 100% पूरा होने में कितना समय लेती है? 2 अर्धायुकाल लेती है। इसके अलावा किसी भी कोटि की जो अभिक्रिया है वो कभी भी पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, तो देखो प्रूफ करते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो क्यों हुआ, हमें पता है कि t = 2.303/K1 log A0/A0 - x। हमें क्या ज्ञात करना है? t 100% ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ओके। और देखो, हमें एक चीज़ और पता है कि t1/2 = 0.693/K1। तो हम यहाँ से K1 का मान निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। K1 = क्या आएगा? 0.693/t1/2। चिपकाओ मान को यहाँ पे, क्या आएगा? t 100% = 2.303/0.693 इंटू ये आपका t1/2 इंटू log A0/A0 - x। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, t 100%, तो हम क्या लिखते हैं? किसी भी अभिक्रिया के किसी भी अभिक्रिया के 100% पूरा होने के लिए बोलो क्या ज़रूरी है? अरे बोलो, आपको सब पता है, मुझे पता, आपको सब पता है। कोई भी अभिक्रिया 100% पूरा होगी, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जब आपने अभिकारक जो लिया था उसकी प्रारंभिक सांद्रता थी वो पूरी खत्म होनी चाहिए। इसका मतलब जो A0 है वो कितना होना चाहिए?
वो कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक है भाई। और जो x है मतलब जो कितना डिकम्पोज हुआ है वो पूरा पूरा डिकम्पोज हो जाना चाहिए अभिकारक, तभी तो उत्पाद बनेगा। वही भी कितना होना चाहिए, पूरा पूरा 100 होना चाहिए। भाई यही तो कंडीशन है। तो आपने क्या किया, अब a नोट माइनस एक्स निकालोगे तो कितना आएगा, 0। यहाँ देखो log a नोट मतलब 100/0 क्या आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है ना। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो t100 इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट t½ याद रख लेना भाई। जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करके इसको कैलकुलेट करोगे तो t100% होने के लिए कितने अर्धायुकाल की जरूरत होगी, अनंत अर्धायुकाल की ज़रूरत होती है। तो आप ध्यान रखना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी 100% पूरी नहीं होती है, द्वितीय कोटि की भी नहीं होगी, केवल और केवल कौन सी होती है, शून्य कोटि की होती है। ठीक है। तो हम क्या, क्वेश्चन क्या था, क्या एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी 100% पूर्ण होती है, तो इसका आंसर आएगा नहीं। करेक्ट आंसर क्या आएगा, नहीं, 100% पूरी नहीं होती है। उसको पूरा होने में कितनी अर्धायुकाल लगती है, इनफाइनाइट अर्धायुकाल लगती है, अनंत अर्धायुकाल लगती है। तो अनंत का मतलब आपको पता है, अनंत का कभी अंत ही नहीं होता। ठीक है ना। तो करने का तरीका ये रहा। अब देखो जब आगे अपन सेकंड ऑर्डर पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ध्यान रखना। सेम टू सेम आपको तरीका अपनाना है। यही फॉर्मूला, समाकलित वेग समीकरण लिखना है, अर्धायुकाल, अर्धायुकाल से केवल का मान निकाल के रखना है और फिर देखना है यहाँ पे a और x की वैल्यू रख देना। और जब आप चेक करोगे t 100% और t½ में रिलेशन चेक करोगे तो यही रिलेशन आएगा वहाँ भी। ठीक है ना। तो वहाँ मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वहाँ आप करोगे। तो अब कह रहा हूँ अच्छे से याद रख लेना। ठीक है। आगे वो सेकंड ऑर्डर पढ़ने वाले हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको वो पढ़ेंगे। अब ये पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 खत्म हो गया। आप अच्छे से याद रखोगे कि अनंत t½ लगती है, इसका मतलब 100 जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया वो कभी भी 100% पूरी नहीं होती है। मिटा रहा हूँ इसको भाई। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और बचा है, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं इस चैप्टर के। अपन इससे फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल करते हैं भाई। इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर, ज़्यादा ही पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। देखो कई बार तो क्या होता है, जो आप एग्ज़ाम देते हो कोई भी कंपटीशन, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन देगा ऑप्शनल में। क्या कहेगा, एक रिएक्शन है जिसका वेग स्थिरांक XYZ सेकंड इनवर्स है, तो बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अब वहाँ सोच लेते हैं अरे सर इसने तो कुछ नहीं दिया, इसने तो केवल वेग स्थिरांक दिए और बाकी और कुछ नहीं दिया, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो कोटि कौन सी है। तो या तो हम क्या करते हैं, पहली